स्टॉक मार्केट का अमिताभ बच्चन। बिग बुल। 90 के दशक की शुरुआत में ये सिर्फ नाम नहीं थे, ये एक पूरी घटना का प्रतीक थे। हम बात कर रहे हैं हर्षद मेहता की, हाँ, जिनकी जीवन शैली किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं थी। वर्ली में वो समुद्र के सामने 15,000 वर्ग फुट का पेंट हाउस, जिसमें एक मिनी गोल्फ कोर्स और स्विमिंग पूल भी था। हाँ, और वो लग्जरी कारों का काफिला, टोयोटा, लेक्सस, जो उस वक्त भारत में शायद ही किसी ने देखी हो। और आज हम इसी कहानी की तह तक जाएंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं, वो इस कहानी को कई अलग अलग नजरियों से देखने में हमारी मदद करेंगे। अच्छा, हमारे पास संसद की संयुक्त समिति यानी जेपीसी के सामने हर्षद मेहता का अपना बयान है, मतलब उनकी अपनी जुबानी। जी। फिर पत्रकारिता से जुड़े लेख हैं जिन्होंने इस घोटाले का पर्दाफाश किया। और तो और जो लोकप्रिय वेब सीरीज है स्कैम 1992, उसके निर्माताओं से भी कुछ दिलचस्प जानकारियां मिली हैं। बिल्कुल। तो हमारा मिशन सिर्फ ये समझना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये भी कि ये कैसे और क्यों मुमकिन हुआ। सही। हम उस व्यक्ति, घोटाले के तरीकों, उस सिस्टम की खामियों जिनका उसने फायदा उठाया, और उसकी विरासत पर आज तक पड़ने वाले असर की पड़ताल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, शुरू करते हैं एक बहुत ही साधारण शुरुआत से। उनकी शुरुआत वाकई बहुत साधारण थी। गुजरात के पनेली मोटी के एक जैन परिवार में जन्म हुआ और बचपन मुंबई के बोरीवली में बीता, जहाँ उनके पिता एक छोटे कपड़े व्यापारी थे। जी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये लड़का एक दिन देश की अर्थव्यवस्था को हिला कर रख देगा। 1976 में बीकॉम करने के बाद उन्होंने क्या क्या नहीं किया। सीमेंट बेचा, हीरे छांटे, न्यू इंडिया एश्योरेंस में सेल्स पर्सन की नौकरी भी की। और फिर वो एक ब्रोकरेज फर्म में जॉबर बन गए। लेकिन जॉबर से बिग बुल बनने का सफर वो बहुत ही तेज था, बहुत ज्यादा तेज। 1980s के दशक के मध्य में वो एक ब्रोकर के तौर पे काम कर रहे थे और 1990 तक आते आते वो भारतीय प्रतिभूति उद्योग का सबसे बड़ा नाम बन चुके थे। और उन्होंने अपनी कंपनी भी शुरू की थी। हाँ, ग्रोमोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट। और यहीं पर उन्होंने अपनी वो मशहूर रिप्लेसमेंट कॉस्ट थ्योरी पेश की। हाँ, ये रिप्लेसमेंट कॉस्ट थ्योरी सुनने में तो बड़ा तकनीकी लगता है, पर असल में ये था क्या? इसमें दम से ज्यादा एक बहुत ही आकर्षक कहानी थी। उनका तर्क था कि किसी कंपनी के शेयर का मूल्यांकन इस आधार पर होना चाहिए कि आज वैसी ही एक नई कंपनी खड़ी करने में कितना खर्च आएगा। अच्छा। उदाहरण के लिए एसीसी यानी एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी। उन्होंने कहा कि एसीसी के पास इतने प्लांट और इतनी जमीन है कि आज अगर कोई नई सीमेंट कंपनी बनाना चाहे तो उसे हजारों करोड़ रुपए लगेंगे। तो फिर एसीसी का मार्केट कैप इतना कम क्यों है? एग्जैक्टली, यही उनका सवाल था। तो असल में ये एक बहुत चालाक तरीका था एक बुलबुले को सही ठहराने का। बिल्कुल, एक ऐसी कहानी बनाना जो सुनने में तो तर्कसंगत लगे, लेकिन असल में बाजार के बुनियादी सिद्धांतों के शायद खिलाफ हो। और इसी थ्योरी का इस्तेमाल करके उन्होंने एसीसी के शेयर को 200 रुपए से, आप सोचिए, लगभग 9,000 रुपए तक पहुंचा दिया। 9,000? ये तो हाँ, ये 4400% की अविश्वसनीय वृद्धि थी। लोग दीवाने हो गए, उन्हें लगा कि मेहता के पास कोई जादुई फॉर्मूला है। और मीडिया ने तो उन्हें एक नायक ही बना दिया था। पत्रिकाओं के कवर पर उनकी तस्वीरें छपती थीं। सही। और यही चीज वेब सीरीज स्कैम 1992 ने बहुत अच्छे से पकड़ी है। ये सिर्फ एक वित्तीय कहानी नहीं थी, ये एक सेलिब्रिटी की कहानी बन गई थी। हाँ, और ये जानना भी दिलचस्प है कि सीरीज के निर्माताओं ने उस दौर को फिर से बनाने के लिए कितनी मेहनत की। जैसे कि अभिनेता प्रतीक गांधी ने उस भूमिका के लिए 18 किलो वजन बढ़ाया, या फिर उन्होंने 90s के दशक की असली लग्जरी कारों को खोज निकाला। अच्छा, ये दिखाता है कि मेहता का वो विशाल व्यक्तित्व इस कहानी का केंद्र था। घोटाला सिर्फ नंबरों का नहीं था, बल्कि उस तमाशे का भी था जो उन्होंने खड़ा किया था। बिल्कुल। सीरीज के डायलॉग राइटर करण व्यास ने भी कहा था कि शो की प्रामाणिकता के लिए गुजराती संस्कृति को समझना कितना जरूरी था। एक 4400% की उछाल, ये सोचना ही पागलपन है। सवाल ये उठता है कि इस आग को भड़काने के लिए इतना पैसा आ कहां से रहा था? और यहीं से हम घोटाले के तरीकों की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, ये सबसे जरूरी हिस्सा है। और यहीं पर कहानी का सबसे पेचीदा हिस्सा शुरू होता है। इसकी जड़ एक बहुत ही सरल समस्या में थी। क्या थी वो? 90 के दशक की शुरुआत में भारतीय बैंकों को सीधे इक्विटी बाजार में निवेश करने की इजाजत नहीं थी। ओके। लेकिन सरकारी नियमों के तहत उन्हें अपनी ज्यादातर जमा राशि कम ब्याज वाले सरकारी बॉन्ड में लगानी पड़ती थी और उन पर मुनाफा दिखाने का जबरदस्त दबाव था। तो वो एक तरह से फंस गए थे। मुनाफा चाहिए लेकिन निवेश के रास्ते बंद है। एकदम सही। और हर्षद मेहता ने इसी मजबूरी को अपनी ताकत बनाया। उन्होंने उन्हें एक रास्ता दिखाया। हाँ, उन्होंने 2 मुख्य तरीकों से बैंकिंग सिस्टम से पैसा निकाला। पहला तरीका तो सीधा था। क्या था वो? वो बैंकों के पास जाते और उन्हें ऊंची ब्याज दरों का वादा करके उनसे पैसा उधार लेते। वो कहते कि मैं ये पैसा दूसरे बैंकों से सरकारी प्रतिभूतियां खरीदने के लिए इस्तेमाल करूंगा। लेकिन असल में वो पैसा सरकारी प्रतिभूतियों में नहीं, बल्कि सीधे स्टॉक मार्केट में जा रहा था। बिल्कुल, एक तरह से बैंकिंग सिस्टम से एक अनधिकृत शॉर्ट टर्म लोन। वो उस पैसे को कुछ चुनिंदा शेयरों में लगाते, जिससे उनकी कीमतें आसमान छूने लगती। जब कीमतें बढ़ जाती
तो वो शेयर बेचकर मुनाफा कमाते, बैंक का पैसा लौटा देते। और बाकी सारा मुनाफा अपनी जेब में। जी, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, असली खेल तो कुछ और ही था। आप बैंक रसीद यानी बीआर धोखाधड़ी की बात कर रहे हैं? हाँ, ये इस पूरे घोटाले का दिल था। इसे समझने के लिए हमें रेडी फॉरवर्ड सौदे को समझना होगा। ओके। ये बैंकों के बीच एक तरह का अल्पकालिक ऋण था। मान लीजिए बैंक ए को कुछ दिनों के लिए पैसे की जरूरत है, तो वो बैंक बी को अपनी सरकारी प्रतिभूतियां बेचता और कुछ दिन बाद ज्यादा कीमत पर उन्हें वापस खरीदने का वादा करता। और इस लेन देन में असल में सरकारी बॉन्ड्स की डिलीवरी नहीं होती थी। ज्यादातर नहीं होती थी, क्योंकि ये बहुत कम समय के लिए होता था। डिलीवरी के बजाय बेचने वाला बैंक यानी बैंक ए एक रसीद जारी करता था, जिसे बैंक रसीद या बीआर कहते थे। तो ये एक वादा था कि खरीदार को उसकी प्रतिभूतियां मिलेंगी। बिल्कुल, ये पूरा सिस्टम भरोसे पर चलता था। एक मिनट, तो ये बीआर्स एक तरह से बैंकों के बीच आईओयू या कर्ज की रसीद की तरह थे? हाँ बिल्कुल, कागज का एक टुकड़ा जिस पर करोड़ों का लेन देन हो रहा था। और मेहता ने इसी भरोसे को तोड़ा। उन्होंने इसी भरोसे की नींव को हिला दिया। उन्होंने कुछ छोटे और विदेशी बैंकों के साथ मिलकर, जैसे बैंक ऑफ कराड़, उनके साथ मिलकर एक तरीका निकाला। वो इन बैंकों से ऐसी बीआर्स जारी करवाते थे जिनके पीछे कोई वास्तविक सरकारी प्रतिभूति होती ही नहीं थी। वो फर्जी थी। लेकिन ये फर्जी बीआर्स काम कैसे करती थी? क्या दूसरे बैंक इनकी जांच नहीं करते थे? कोई चेक और बैलेंस नहीं था? उस समय सिस्टम में बहुत खामियां थी। सब कुछ मैनुअल था, कंप्यूटर नहीं थे। और ये एक ओल्ड बॉयज क्लब की तरह था, जहां दलालों और बैंकरों के बीच भरोसे पर काम होता था। अच्छा। मेहता ने इन्हीं फर्जी बीआर्स का इस्तेमाल दूसरे बड़े बैंकों से पैसा उधार लेने के लिए किया। वो एक बैंक को फर्जी बीआर देते, उनसे पैसा लेते और उसे स्टॉक मार्केट में लगा देते। और जब तक एक बैंक को पता चलता कि बीआर फर्जी है, तब तक मेहता बाजार से मुनाफा कमाकर पैसा लौटा चुके होते थे।